सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, एक सवाल बड़ा मैं आपसे गूढ़ पूछना चाहता हूं कि आमतौर पे जब से ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम का मामला आया है ना, तो लोगों को लगता है होम लोन का तो कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है, तो होम लोन ना ही लें, या फिर होम लोन ले रखे हैं लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो फिर कोई फ़ायदा होने, बड़ा मायूस हो जाते हैं। क्योंकि जो हम लोग 80C वाला मामला देखते थे ओल्ड रिजिम में कि वहाँ पे ब्याज पे बड़ा फ़ायदा मिलता था अलग अलग सेक्शन के तहत, वो फ़ायदा तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में मिला नहीं। लेकिन मुझे बताया गया है कि आपने कुछ खास रिसर्च किया है कि नहीं, यहाँ भी आप ब्याज पे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दो सवाल मैं तोड़ूंगा। पहला सवाल कि न्यू टैक्स रिजिम किसी ने ले रखा है और किसी ने होम लोन ले रखा है, तो उस पर जो ब्याज चुका रहा है उसका फ़ायदा कहीं टैक्स बचाने में ले सकता है क्या? बिल्कुल लक्ष्मण जी, द आंसर इज YES। और मैं आपको बताऊं, अब टैक्स का फायदा आपको अनेक तरीके से मिल सकता है। एक तो इंटरेस्ट, पहले आप 2 लाख रुपया पुराने रेजिम में हर साल अपनी अदर इनकम के सामने सेट ऑफ करके लेते थे, वो एक बात थी। सेक्शन 24 में आपको मिलता था फायदा। अब वो फायदा नहीं मिलता है, पर उसकी डिटेल्स का ख्याल इसलिए रखिएगा कि जब कभी आप अपना घर बेचते हैं, समझिए आपने 1 करोड़ में घर लिया था और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आपने उस पर 40 लाख रुपए का ब्याज चुकाया है, और फिर आप ये घर बेच रहे हैं मान लीजिए 2.5 करोड़ में। तो सवाल ये होता है कि उस समय 2.5 करोड़ में से आपकी कॉस्ट तो 1 करोड़ है, तो आपको 1.5 करोड़ पर कैपिटल गेन लगेगा या और कुछ डिडक्शन मिलेगा। तो ये समय पर आपको ये ब्याज काम पर आएगा, क्योंकि ये ब्याज का आपने और कोई टैक्स के लिहाज से फायदा नहीं लिया है। तो कैपिटल गेन्स के प्रोविजन के तहत अगर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, एसेट को बढ़ाने के लिए आपने कोई भी खर्च किया है, तो ये जो इंटरेस्ट है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट में ऐड होता है। तो इस केस में आपका 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ वत्ता आपका 40 लाख, माना 1 करोड़ 40 लाख का डिडक्शन होगा, तो आपको टैक्स केवल 1 करोड़ 10 लाख पर भरना होगा। क्या बात? तो इनडायरेक्टली ये 40 लाख का जो ब्याज आपने भरा है वो हर साल तो नहीं, लेकिन जब आप बेचते हैं तब स्ट्रेट 12.5% से समझिए 5 लाख का तो सीधा आपको टैक्स का फायदा मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात कहा आपने कि तत्काल हर साल ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो जितना ब्याज चुकाया है उसके बराबर आप जो है टैक्स अपना छूट का फायदा उठा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, ये मुझे भी अब तक ये नहीं पता था, और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया है। एक सवाल और, लेकिन ये जो फॉर्मूला आप बता रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि तब तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी ऐसा कर सकते हैं, जो हमें छूट मिली सेक्शन के तहत हर साल वो तो लेंगे, और मान लिया जाए हमने ब्याज ज्यादा चुका दिया, छूट का फायदा कम उठाया, तो क्या हम बचे हुए ब्याज को भी हम इसी तरीके से फायदा उठा सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं लक्ष्मण जी, यही प्रिंसिपल पर, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट इतना ही कहता है कि आप इंटरेस्ट का डबल डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। माना अगर आपने सेक्शन 24 में उसका फायदा 2-2 लाख का लिया है, अब आमतौर से 2 लाख की सीमा तो काफी कम थी। आज मान लीजिए आपने 50 लाख का भी घर के लिए लोन लिया था और 8% के हिसाब से आपने 4 लाख तो इजीली ब्याज भरा होगा, तो अब 4 लाख में से आपने डिडक्शन केवल 2 लाख का लिया है, तो बाकी का जो 2 लाख है और जितने साल आपने वो एक्स्ट्रा भरा है और पुराने से नए रेजिम में आ गए, घर वही रहा, तो ओल्ड एंड न्यू का कॉन्फ्लुएंस भी हुआ। तो इन शॉर्ट जो भी ब्याज का फायदा आपने डिडक्शन नहीं लिया है वो सब, ओल्ड रेजिम हो या न्यू रेजिम हो, उसका आपको फायदा डिडक्शन पर कैपिटल गेन्स के लिए जरूर मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण जी, आप हमारे दर्शकों को ध्यान में रखने के लिए। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें कुछ संक्षिप्त में बता सके, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ती है इस पे अलग से?
बिल्कुल डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज हाउ विल यू सपोर्ट द कॉस्ट। तो हम हमारे दर्शकों को ये कहेंगे कि ये बात में मायूस मत रहिए कि अब हमको ये डिडक्शन ही नहीं मिलने वाला है, क्या रिकॉर्ड रख के करेंगे। ये रिकॉर्ड आपको सोने की तरह काम में आएगा। जब आप बेचेंगे तब ये पूरा रिकॉर्ड आप, और आपके आईटीआर्स तो है ही, आप बता सकते हैं कि मैंने डिडक्शन नहीं लिया और कितना इंटरेस्ट पे किया है, उसका डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड आपके पास है। तो दोनों को मिला के आप क्लेम कर सकते हैं और आपका क्लेम कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। इट इज जुडिशियली सेटल्ड। लक्ष्मण, चलिए, बहुत साफ कर दिया आपने। इस बीच फटाफट 2 कॉल हैं हमारे पास, समय काफी कम है, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। मोहन दास जी मुंबई से हैं। मोहन दास जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी यहाँ मुंबई में काम करती है एक मीडिया हाउस में। साथ ही उसका कुछ इंटरेस्ट रहता है, वो डिजाइनिंग करती है। तो अपना इसमें सोशल मीडिया में डाला था तो कई लोग उसको खरीद चुके हैं, तो उस वहां से भी आमदनी हुई है। लेकिन ये जो खरीदार है ये सब फॉरेन में है, उसको डॉलर में पैसे मिले थे, बट अभी वो पेपाल ऐप से वो उसके रुपीज में कन्वर्ट होकर उसके बैंक अकाउंट में आया। ऐसे में अब टैक्स इनके ऊपर किस टाइप से लगेगा? बिल्कुल लक्ष्मण जी, संक्षिप्त में इनको हम ये बताएंगे कि फ्रीलांस की ऐसी बिजनेस इनकम है, उसको आप सेक्शन 44AD जो हमारे एक्ट के तहत प्रिजम्पटिव इनकम के जो नियम हैं उसके आधार से आप वो दिखा के यू कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस और उसके आधार से आप टैक्स पे कर सकते हैं। मिनिमम आपको 6 या 8% जो दिखाना है, हालांकि इस केस में तो आप ज्यादा भी बता सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये फायदा आप जरूर लीजिए। अगर 40 लाख के अंदर आपकी रिसीट्स होती है तो जीएसटी में भी आपको वो रिसीट्स पर सब्जेक्ट टू दी अदर प्रोविजंस यू हैव टू चेकअप, वो आपको छोटी इनकम के लिए कोई जीएसटी भी नहीं भरना होगा। तो लक्ष्मण जी, ये दोनों बातों को हम इनको एडवाइस देंगे। चलिए मोहन दास जी, खुश हो जाइए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं रहा आप कोई? मोहन दास जी नहीं, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। पटना से आलोक रॉय साहब हमारे साथ जुड़ चुके, उनका भी सवाल फटाफट ले ही लेते हैं। आलोक जी, सवाल बताएं। हाँ, नमस्ते लक्ष्मण जी। मेरा सवाल है कि अगर मेरी एंसेस्टर एग्रीकल्चर लैंड है तो उसके इनकम को एचयूएफ में ट्रीट किया जा सकता है कि नहीं, और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी? अच्छा भैया, ऐसा है, एंसेस्ट्रल लैंड, अगर एंसेस्ट्रल आपके पिताजी या उनके पिताजी माना दादाजी के हाथ में भी एचयूएफ गिनी जाती थी तो वही कैरेक्टर एचयूएफ का चालू रहेगा। लेकिन ये ख्याल में रखिएगा, कई लोगों को ऐसा ध्यान होता है कि भाई फादर से मिला इसलिए ऑटोमेटिक एचयूएफ हो गया, ये जरूरी नहीं है। इट विल स्टिल बिकम योर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। हालांकि आपके केस में एचयूएफ की गिनी जाए या इंडिविजुअल की, दोनों केस में एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा। इसको एचयूएफ गिना जाए या इंडिविजुअल गिना जाए, वो उसके स्टेटस पर आधार रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन पर आधार रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आलोक जी आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया होगा। फिलहाल शो का समय यहीं पे खत्म हो रहा है। मुकेश पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।